विश्वास नहीं रह गया, क्योंकि उनको प्रॉमिस बहुत किए गए और वो डिलीवरी हुई नहीं। इसलिए आज वो कहते हैं आज हमारे हाथ में क्या देंगे, हम लॉन्ग टर्म के प्रॉमिस पे डिपेंड नहीं करते हैं। तो जैसे पहले कहा जाता था गरीबी खत्म हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो कहीं हो नहीं रहा है, और ट्रिकल डाउन हो बहुत कम रहा है। तो इसलिए जब आज हम लोग जैसे कि कभी कभी पार्टियों से बात करते हैं तो कहते हैं नहीं हमें आज क्या देना है, जो लॉन्ग टर्म है उसमें जनता का विश्वास नहीं है। इसीलिए चाहे जो हाथ में पैसा दिया जाए, जो मर्जी किया जाए। और आप देखें कि 2016 के बाद नोटबंदी ने असंगठित क्षेत्र पे असर किया, जीएसटी ने असर किया, एनबीएफसी क्राइसिस ने किया, और फिर लॉकडाउन ने। तो वहां पे 10 से 12 लाख करोड़ हर साल का नुकसान हुआ है असंगठित क्षेत्र का। और जो फ्रीबी के तौर पे दिया गया वो तो 3-4 लाख करोड़ रुपए दिया गया है। तो पिछले 8 साल में समझिए 95 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है, और उनको मिला 25 लाख करोड़ रुपया है। तो ये जो गया कहाँ है, ये गया है कॉर्पोरेट सेक्टर के प्रॉफिट में। कॉर्पोरेट सेक्टर का प्रॉफिट 4 गुना बढ़ गया है, जो अभी जो फिक्की के जो आंकड़े आए हैं। तो इसलिए जो असमानता है वो बेतहाशा बढ़ रही है, और इसीलिए जनता त्रस्त है। एक तरफ जो महंगाई है और दूसरी तरफ उनको काम नहीं मिल रहा है। तो ये कुल मिला के जो स्थिति है जो गरीब आदमी की, वो बद से बदतर हो रही है। इसीलिए वो कहता है आज मुझे दीजिए। तो जो फ्रीबी का मामला है वो इसलिए है क्योंकि जनता पे विश्वास नहीं है। और जो दूसरी बात है कि उनको ये दिख रहा है कि जो टैक्सेशन है, जो टैक्स बढ़ जाता है तो उनके दाम तुरंत बढ़ जाते हैं। तो टैक्स से पैसा उगाया जा रहा है, और वो ऑर्गेनाइज सेक्टर यानी संगठित क्षेत्र की तरफ पैसा चला जाता है। तो यानी बजट में अगर आप देखें तो 11.11 लाख करोड़ का जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादातर कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर में जा रहा है, वो लेबर इंटेंसिव में नहीं जा रहा है। रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी को काट दिया, एजुकेशन को काट दिया, और हेल्थ को काट दिया। जो जहां पे रोजगार पैदा हो सकता है उन्हीं को काटा गया। और जो बड़े बड़े हाईवेज और फ्रेट कॉरिडोर वगैरह बन रहे हैं उसमें तो अब बड़ी बड़ी क्रेन और बुलडोजर के हिसाब से 10 लोग काम करते दिखते हैं, जबकि पहले उसमें 1000 लोग काम करते थे। तो इतना मैकेनाइजेशन और ऑटोमेशन हो रहा है कि उससे जॉब्स क्रिएट नहीं हो रहे हैं। तो जो जनता परेशान है बेरोजगारी से और महंगाई से, और ये दोनों मिलके उसका जो है परेशान कर रखा है। तो इसी ने वो आज फ्रीबी चाहती है, फ्रीबी के आधार पर वोटिंग चल रहा है। तो हमारी पार्टियों को ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, जैसे विजय सरदाना जी कह रहे हैं। तो ये तो सब सर पार्टियों पूरा को जो है सिस्टम, कॉम्पिटिटिवली ये 10-20 साल में पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। और देश, दुनिया में कई ऐसे देश जो जिसका इसका उदाहरण सामने है, आप जहां पर सही ऐसे कह रहे हैं। फ्रीबीज बांटे गए और पूरे देश का सिस्टम कोलैप्स कर गया, पूरे आप देश सही ही कह खत्म रहे हो हैं। गया, करप्ट हो गया। नहीं, आप सही कह रहे हैं, पर लेकिन क्या जनता क्या करे जब वो गरीबी का सामना करती है। तो उसको हाथ में पैसा चाहिए। अगर हम जो रोजगार दिए होते ढंग से, तो रोजगार से जो उनको पैसा हाथ में आता हो उनको फ्रीबी की जरूरत नहीं पड़ती। अभी उनके हाथ में जो पैसा आता है तो वो खर्च जो कर देते हैं, क्योंकि वो कुछ तो मिलता है। जैसे कि अभी आपने देखा राहुल गांधी के सामने वो जो महिला कह रही थी कि हमारे पास बस के ट्रैवल करने का पैसा नहीं बचता है, पैदल जाना पड़ता है। तो जब इतनी बुरी हालत है तो उनको फ्रीबी की जरूरत पड़ती है। और इसीलिए जो आजकल देखिए सारी पार्टीज फ्रीबी ऑफर कर रही हैं। वो ये नहीं देख रही कि इसका फिस्कल डेफिसिट पे क्या असर पड़ेगा, इसका रोजगार पे क्या असर पड़ेगा, बाकी सब चीजों का। तो हमें लॉन्ग टर्म नीतियां अपनानी पड़ेंगी। जब हम गरीब आदमी की तरफ ध्यान देंगे, जी उनके रोजगार पे पूरा ध्यान होगा, तब होगा। विजय जी, धन्यवाद। विजय जी आपका टेक, उसके बाद में टीना जी आपके पास आ रहा हूं। विजय जी, आपके पास प्रॉपर प्लान नहीं होगा। मेरे को एक चीज बता दीजिए, एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट, ये सब जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। किसान आंदोलन के समय भी ये कहा कि भाई केंद्र सरकार कृषि नीति क्यों बना रही है, राज्यों का विषय। मुझे एक राज्य बता दीजिए हिंदुस्तान का जिसके पास अपने राज्य का फूड सिक्योरिटी प्लान हो, जिसको ये पता हो कि उसकी आबादी कितनी है और उसका खाना कहां से आएगा, कितना दाल चाहिए, कितना चावल चाहिए, कितना प्याज चाहिए, कितने मसाले चाहिए, कितना तेल चाहिए, और उसका इंतजाम उस राज्य ने अपने प्लान में किया हो। एक राज्य बता दीजिए मुझे, इनरिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, इंक्लूडिंग दिल्ली, जो अपने आप को बहुत प्रोग्रेसिव बोलते रहते हैं। राहुल गांधी दिल्ली के बाजार में गए, ये बोलते कि दिल्ली में हमने महंगाई कंट्रोल करी। राहुल गांधी दिल्ली के बाजार में थे, वहां 400 रुपए किलो लहसन है, तो दिल्ली सरकार ने भी कुछ नहीं किया। ये गलत फहमियों से बाहर आना चाहिए। कहने का मतलब बहुत सिंपल है, आपकी राज्य सरकारों के पास कोई फूड सिक्योरिटी प्लान नहीं है। जब फूड सिक्योरिटी प्लान नहीं है तो व्यापारियों को भी नहीं पता कि सप्लाई कहां से आएगी और बेचना कहां है और रखना कहां है। तो सब कुछ भगवान भरोसे चल रहा है। जिसके पास पैसा है वो रोटी खा लेगा, जिसके पास नहीं है वो आधा पेट काट के खाएगा, और जिसके पास उतना भी नहीं है वो इस उम्मीद में रहेगा कि उसको फ्री राशन मिल जाए या कोई पॉलिटिकल पार्टी लॉलीपॉप दे दे तो उसकी जिंदगी चल जाएगी। प्रॉब्लम क्या हो रही है, लोग, हमारे राजनेता इस बात को नहीं समझ रहे कि आप 1000, 2000, 2500 रुपए दे के
आप इकोनॉमी को खत्म कर रहे हैं, क्योंकि जब तक आमदनी नहीं बढ़ेगी तब तक इकोनॉमी नहीं बढ़ती। और आप जो फ्री बीज देते हो, ये जो आपका टैक्स कलेक्शन है, आप उसको सही जगह ना लगा के कंजम्पशन में लगा रहे हो, जिससे आपका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा, आपके यहां कुछ बचेगा नहीं, और ये पॉलिटिकल पार्टीज तो सत्ता के बाहर हो जाएंगी, देश रोता रहेगा। तो प्रॉब्लम यहां है कि जो इररिस्पॉन्सिबल पॉलिटिक्स हो रही है हिंदुस्तान में, उसका खामियाजा आज जनता को उठाना पड़ रहा है। और मेरा रिक्वेस्ट तो यही रहेगा मीडिया हाउसेस से और आपके माध्यम से कि हर राज्य सरकार के मुख्यमंत्री को बुलाइए और पूछिए कि आपका स्टेट का फूड सिक्योरिटी प्लान कहां है। आप इतने प्रोग्राम्स करते हो मंत्रियों के साथ, लेकिन सवाल आपके जनता के नहीं होते हैं, पॉलिटिकल सवाल होते हैं। जनता के सवाल पूछेंगे तो शायद जवाब मिलेगा। बिल्कुल बड़ी बात आप कह रहे हैं। मैं पहले रुक कर लेता हूं सौरभ दुबे जी का इस पर जवाब के लिए, फिर उसके बाद टीना जी के पास जाऊं, क्योंकि टीना जी का फ्रेम लगातार मूव हो रहा है। सौरभ दुबे जी, देखिए, विजय जी का जो सवाल है और बिल्कुल वो वाजिब सवाल है, मैं 100% उससे सहमत हूँ। क्योंकि देखिए, अर्थशास्त्री के रूप में भी वो पूरी जिस प्रकार से उन्होंने जो है बात को रखा है, और साथ ही साथ एक आम व्यक्ति की तरह भी जो वो बात रख रहे हैं, वो बिल्कुल सही है। लेकिन उन्होंने एक मूल प्रश्न उठाया। मूल प्रश्न ये था, जिसको कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता भूल गई। उनका मूल प्रश्न ये था कि क्या कांग्रेस की सरकारों ने कोई ऐसा जो है तरीका अपनाया, सबसे पहले वो तरीका अपना के दिखाती कि क्या इस प्रकार से महंगाई को कम किया जा सकता है। तो निश्चित रूप से वो बीजेपी को भी, एक भारतीय जनता पार्टी को सामने भी एक चुनौती खड़ी कर सकते थे। और जिस प्रकार से तेलंगाना की अगर हम बात करें, तो वहां पर तो उल्टा हुआ। बाकी जगह जो पेट्रोल का रेट था, उससे 3 रुपए ज्यादा बढ़ा करके वहां पर पेट्रोल और डीजल जो है वो उसकी सप्लाई की जा रही है, उसको बेचा जा रहा है। तो कांग्रेस जो है, उसके चरित्र में क्या है कि कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर दिखाई देता है। देखिए, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हैं, पूरी जनता, महाराष्ट्र का पेट्रोल डीजल का रेट बताइएगा जरा जी। महाराष्ट्र के पेट्रोल डीजल का रेट बताइएगा जरा। नहीं, महाराष्ट्र के पेट्रोल डीजल का रेट और जो दिल्ली का पेट्रोल डीजल का रेट है, वो लगभग बराबर है। अच्छा, तो उसमें कोई बहुत अंतर नहीं है, 1.25 रुपए का अंतर है। कितना? लेकिन तेलंगाना 1.25 रुपए का, 1.25 रुपए का महाराष्ट्र और दिल्ली में। जी हाँ, महाराष्ट्र और दिल्ली में आप चेक कर लीजिए। और दूसरा जो मैं बता रहा हूं आपको कि आम आदमी पार्टी, जिन्होंने नई राजनीति की बात कही थी, नई राजनीति की शुरुआत करने जा रहे हैं, नई तरीके से हम जनता के सामने जो है नीतियों को रखेंगे, आज वही पार्टी सबसे ज्यादा फ्री बीज के नाम पर आ जाती है। आज वो फ्री बीज की जो है वो बौछार कर देती है। दिल्ली के सामने एक चुनौती, मैं तो कह रहा हूं, मैं तो सरदाना साहब की बात से सहमत हूं। महाराष्ट्र में नई पार्टी की, सौरभ दुबे जी, चाहिए थी। महाराष्ट्र में पेट्रोल 104 रुपए औसत, और दिल्ली में पेट्रोल की जो कीमत है, वो आप बता दीजिए, आप पेट्रोल डलाते होंगे, आपके पास गाड़ियां हैं 2-3। दिल्ली में 99 रुपए है, 98 रुपए कुछ पैसे है, 94 रुपए 77 पैसे, 10 रुपए का फर्क है। कुछ तो शर्म कीजिए सर। देखिए आपको बिहार का रेट बता दीजिए जरा, आपकी गवर्नमेंट है। तेलंगाना का रेट बताइए आप, तेलंगाना में क्या रेट है बताइए। तेलंगाना आपकी गवर्नमेंट है ना, अभी पेट्रोल डीजल के नाम पर आप विपक्ष को कोस रहे थे ना। आप तेलंगाना का रेट मत पूछिए, आप बताइए महाराष्ट्र में इतना रेट क्यों है? आपने कौन सा टैक्स लगा रखा है? 70 रुपए 80 रुपए पर बैरल, पर डॉलर आप कच्चा तेल क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं पर बैरल। विवेक भाई, अगर हम राजनीतिक बहस करेंगे, उससे कोई, मैं जो समाधान बता रहा हूँ वो समझिए आप। तो यहाँ मैं आपके साथ कौन सी डिबेट करूं, बताइए आप मुझे। मिडिल ईस्ट में 21 रियाल है पर रेट जो है, मैं जाता रहता हूँ, मैं मिडिल ईस्ट में रहता हूँ, आप मिडिल ईस्ट में रहते हैं, वहां पर भी 100 रुपए के आसपास पेट्रोल की कीमत। और मिडिल ईस्ट के पास तेल कितना पता आपको? मिडिल ईस्ट के पास पैसा कितना पता आपको? और मिडिल ईस्ट के लोग मल्टीपल टैक्सेस नहीं देते हैं। मिडिल ईस्ट के लोग पेट्रोल डीजल पर वैट नहीं देते हैं, गाड़ी पर टैक्स नहीं देते हैं, टोल टैक्स पर किलोमीटर 2 रुपए नहीं देते हैं, हर चीज पर टैक्स नहीं देते हैं, इनकम में भी टैक्स नहीं देते हैं। टैक्स फ्री कंट्री है वो, टैक्स फ्री कंट्री है, मैं मानता हूं आपकी बात को। हाँ, फिर मानता हूं बात को, तो उसका क्या, इस हिसाब से आप कर दीजिए सब फ्री, आदमी 150 रुपए पेट्रोल लेने के लिए तैयार है। अरे भाई साहब, तो टैक्स पेयर भी हिंदुस्तान में आप देखिए, 140 करोड़ की जनसंख्या है, उसमें टैक्स पेयर कितने हैं? मैं सिर्फ इनकम टैक्स की बात नहीं कर रहा हूं सौरभ दुबे जी, मैं मल्टीपल टैक्सेस की बात कर रहा हूं। आप टैक्स पेयर भी देखो ना, 3 करोड़ के टैक्स। अरे भाई साहब, मल्टीपल टैक्सेस की बात कर, पॉपकॉर्न पे 12% टैक्स लगाने की प्लानिंग कर रहे हैं आप लोग। देखिए, प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, देखिए वो वित्त मंत्री जी का जो है अभी उस पर स्पष्टीकरण आया नहीं है, अब वो पूरी तरह से सत्यापित उसको करनी पड़ेगी उस बात को। कफन तक पर अंतिम संस्कार के सामानों पर टैक्स लगा रखा था आप लोगों ने, बहुत हो हल्ला हुआ तो हटा दिया आप लोगों ने।
अब देखिए, वो तो जो सरकार की नीतियां होती हैं उसमें है? सुधार की गुंजाइश होती है, और सुधार करना चाहिए कोई भी सरकारों में, मानता हूं इस बात को। लेकिन जिस प्रकार से आप बात कर रहे हैं बार बार डीजल और पेट्रोल और जो इसकी जो है, बात वो जो डीजल बात और अरुण जी ने पेट्रोल, अभी कही कि कॉरपोरेटिज्म इतना बढ़ गया है कि खाई बहुत ज्यादा हो गई है। हाँ वो सत्य है, वो मनरेगा बात के हिसाब से लोगों के पास कुछ पैसे जाते थे, वो भी खत्म हो गया। सबसे बड़ी जो सबसे और बड़ी, अरुण कुमार से ज्यादा बड़े अर्थशास्त्री तो होंगे नहीं आप, बेशक आप बिल्कुल राजनीतिक शास्त्र जानते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, मैं मानता हूं। लेकिन अरुण कुमार जी भी अर्थशास्त्री से ज्यादा जो है, विजय सरदाना जी, वो अरुण कुमार जी भी उस अर्थशास्त्री से ज्यादा आम आदमी के रूप में बात कर रहे हैं कि आम आदमी को वास्तविकता में जो महंगाई की मार झेलनी पड़ती है, बेरोजगारी की मार झेलनी पड़ती है, उसके बारे में वो विस्तृत रूप से अपनी बात को रख रहे हैं। और मैं उस बात से कहीं ना कहीं सहमत हूं। ठीक मैं है मानता हूं कि सरकार जी। को बड़ी से मात्रा में रोजगार उत्पन्न करना चाहिए, साथ ही साथ राज्य सरकारों को भी। लेकिन जो सरकारों अरे को सुप्रीम कोर्ट कह रही है स्वावलंबी बनाइए, आत्मनिर्भर बनाइए, फ्री लोगों को बीज तो एम्पावर कीजिए। और मोदी और सरकार यहां की हर जो सरकार उन लोगों की जेब में पैसे डाले जा रही। भाई मोदी मैं सरकार टीना जी के पास की आ रहा हूं। आत्मनिर्भर भारत के लिए आई थी, तो यही भाई राज्य साहब, की फ्रीबीज इस देश के लिए कैंसर है, लिख के ले लीजिए, लिख के दे रहा हूं आज की तारीख में, और इस बात की चर्चा आगे आने वाले 10 साल में करिएगा आप लोग और हम सब यहीं बैठकर। टीना करमवीर जी। विडंबना ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रवक्ता भी नहीं भेजा। इसके पीछे कारण क्या है, क्यों नहीं भेजा? क्योंकि महंगाई की बात पर वो चर्चा, महंगाई के विषय पर ही वो भागते हैं, वो डिबेट में भी नहीं भेजते कोई प्रवक्ता। बेचारे सौरव दुबे जब से गला फाड़ रहे हैं, डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो ये भी जानते होंगे। तभी ये थैला लेके जाते हैं मार्केट में, जाते ही होंगे, क्योंकि ये इतने बड़े, ये अब प्रधानमंत्री तो है नहीं कि ये भी 80,000 किलो की मशरूम खाते होंगे। ये भी बेचारे खाते तो वही होंगे ना जो आज के समय में मिल रही है। तो दुख तकलीफ तो इनको भी है, लेकिन अब इनकी मजबूरी है कि इनको डिफेंड करना पड़ा। पर मुझे ये लगता है कि अगर आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होते तो मुझे लगता है कि वो इस पर विषय पर बात रखते, क्योंकि सरकार उनकी है, सत्ता पक्ष में वो लोग बैठे हैं और उनकी जिम्मेदारी है। और अपनी जिम्मेदारी से बचने के बजाय, क्योंकि देखिए हम तो विपक्ष में होने के तेलंगाना के बावजूद तेल पर हम बात सड़कों बताएंगे पर है। टीना जी? तेलंगाना में जो पेट्रोल और डीजल की कीमत है, तेलंगाना की सौरभ जी, तेलंगाना की चिंता हिमाचल की मत स्थिति करिए आप रेवंत लोगों ने रेड्डी क्या जी। कर दिया? हिमाचल पे चर्चा करने के लिए तैयार है? हिमाचल की भी आप चिंता मत करिए, हिमाचल तेलंगाना की चिंता चिंता मत करेंगे करिए। क्यों? जहां भारतीय लोग केंद्र में रहते हैं, आपको कोई बैठे विदेश में हैं नहीं बसता कि हिमाचल। उस चिंता करने वाली करके, बात है। ठीक जिस है, प्रकार से वहां लोगों को आपको सैलरी तो नहीं मिल रही। लेकिन टीना जी एक बात बताइए, सौरभ दुबे जी सुनिए, एक सेकंड रुक जाइए, आप मेरी बात, टीना जी एक बात बताइए। कर्नाटक का बजट परिव्यय 3,71,383 करोड़ निर्धारित, ये 16 फरवरी 2024 की खबर है। गारंटी योजनाओं के लिए पिछले साल, इस साल जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इसका बजट बता रहा हूं, गारंटी योजनाओं के लिए 52,000 करोड़ रुपए दिए गए। इस वर्ष राजस्व घाटे में बजट